नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका चंद्रा क्लासेस के YouTube प्लेटफॉर्म पर और मैं हूं मनीष चंद्रा। आज हम बात करने वाले हैं संविधान की और जानेंगे कि संविधान क्या है। साथ ही हम यह भी जानेंगे कि भारतीय संविधान के निर्माण की कहानी क्या रही है। तो आइए सबसे पहले शुरू करते हैं, संविधान क्या है। लेकिन इसके पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस तरह की वीडियोस हम आपके लिए लगातार लाते रहते हैं, तो ये आपके लिए उपयोगी हो सकता है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं संविधान की, कि संविधान क्या है। छात्रों, संविधान वह लिखित अथवा अलिखित दस्तावेज है जिसके आधार पर किसी देश के शासन का संचालन होता है। आप भली भांति अवगत है कि शासन के कई अंग होते हैं। मुख्य रूप से 3 अंग हैं, कार्यपालिका है, विधायिका है, न्यायपालिका है। ये तीनों अंग किस तरह से कार्य करेंगे, इनके बीच के संबंध कैसे होंगे, इनके अधिकार का दायरा क्या होगा, इनका कार्यक्षेत्र क्या होगा, किस तरह से सरकार और नागरिकों के बीच के संबंध होंगे, नागरिकों के मौलिक अधिकार क्या होंगे, मौलिक कर्तव्य क्या होंगे, इन सभी का उल्लेख जो है संविधान में मिलता है। तो अगर मोटे तौर पर हम कहें तो संविधान में कुछ बातें होती हैं। सबसे पहले ये लिखित या अलिखित दस्तावेज होता है। ऐसा मैंने क्यों कहा? क्योंकि देखिए, अगर लिखित की बात की जाए तो भारत, इंडिया है, यूएसए है, यहाँ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, यानी कि लिखित संविधान है। आप में से प्रायः छात्रों को ऐसा लगता होगा कि संविधान जो है वो सिर्फ रिटन ही होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। संविधान जो है वह परंपराओं के रूप में, अभिसमयों के रूप में अलिखित भी हो सकता है, जैसा कि यूके यानी कि इंग्लैंड का संविधान है। यहाँ पे संविधान अलिखित है। तो संविधान लिखित भी हो सकता है, संविधान अलिखित भी हो सकता है। दूसरी चीज, इसमें क्या होगा, शासन के अंगों का उल्लेख होगा। ठीक है, शासन के जो भी अंग हैं, चाहे कार्यपालिका है, चाहे न्यायपालिका है और विधायिका है, इन सभी का उल्लेख यहाँ पे देखने को मिलता है। साथ ही इनके बीच के जो पारस्परिक संबंध हैं उनके बारे में भी हमें जानकारी मिलती है। और जो तीनों अंग हैं उनका दायरा क्या है, ये बहुत ही स्पष्टता के साथ आपने देखा है कि भारत के संविधान में वर्णित है। तो यानी कि संविधान में जो शासन के अंग हैं उनका उल्लेख है, उनके पारस्परिक संबंधों का उल्लेख है और उनके कार्यक्षेत्र का भी उल्लेख देखने को मिलता है। तीसरी चीज, इसमें सरकार और नागरिकों के मध्य के जो संबंध हैं उनका उल्लेख मिलता है। यानी कि सरकार और नागरिक के बीच किस तरह का संबंध होगा, किस तरह की अंतर्क्रिया होगी उनके मध्य, इसका भी उल्लेख जो है संविधान में मिलता है। नेक्स्ट है फंडामेंटल राइट्स एंड फंडामेंटल ड्यूटीज। ठीक है, संविधान के द्वारा नागरिकों को तमाम अधिकार दिए गए हैं। उनमें से कई अधिकार जो है वो मौलिक अधिकार हैं। मौलिक अधिकार क्या हैं, इनके बारे में हम आगे विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। फिलहाल आप बस ये समझ लीजिए कि कई अधिकार ऐसे हैं जो फंडामेंटल राइट्स हैं, और फंडामेंटल राइट्स के साथ फंडामेंटल ड्यूटीज भी कुछ जुड़ी होती हैं, जो कि अधिकार और कर्तव्य एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। तो इनका भी उल्लेख संविधान में मिलता है। ठीक है, इसके अलावा हमें यह भी जानना है कि यह संविधान जो है वो क्या है, किसी राज्य की सर्वोच्च विधि है, सर्वोच्च विधि है। ठीक है, यानी कि अन्य सभी विधियां जो हैं वो इसके अधीन होंगी। तो इस तरह से अगर हम संविधान की परिभाषा दें, इन सभी बिंदुओं का
समाकलन करते हुए, समाहार करते हुए, तो हम यह कह सकते हैं कि संविधान वह लिखित अथवा अलिखित दस्तावेज है जिसके आधार पर किसी राष्ट्र के शासन का संचालन होता है। इसमें शासन के अंगों का वर्णन होता है, उनके पारस्परिक संबंधों का उल्लेख होता है, उनके दायरे का उल्लेख होता है, सरकार और नागरिकों के बीच के संबंध, नागरिकों के मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, इन सभी का उल्लेख होता है। और यह जो संविधान होता है यह राष्ट्र की मूल विधि होता है, यानी कि इसके ऊपर कोई अन्य विधि नहीं होती है। जो अन्य कानून बनाए जाते हैं उन्हें इसी का पालन करना होता है, यानी संविधान का पालन करना होता है। तो इस तरह से आपने संविधान को समझ लिया कि संविधान क्या है। ठीक है, अब जब आप एक बार संविधान को समझ चुके हैं तो फिर हम अगले बिंदु की तरफ बढ़ते हैं, और वो बिंदु क्या है? भारत के संविधान का निर्माण। अर्थात भारत के संविधान का निर्माण कैसे हुआ है, अब हम ये जानने का प्रयास करते हैं। तो पहले तो आप इसे नोट कर लीजिए, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हम यह देखेंगे कि भारत का संविधान कैसे बना है, और फिर हम जानेंगे कि भारतीय संविधान की जो मुख्य विशेषताएं हैं वो क्या क्या हैं। तो पहले इसे नोट डाउन कीजिए। चलिए, आपने अभी संविधान के बारे में पढ़ा, अब हम जानेंगे कि भारत का संविधान कैसे बना है। ठीक है, तो भारतीय संविधान के निर्माण की कहानी हम समझते हैं। भारत में अंग्रेजी शासनकाल के दौरान समय समय पर यह मांग उठती रही कि भारत के शासन का संचालन भारतीयों की इच्छा के अनुरूप होना चाहिए। और ऐसा क्यों था? क्योंकि हमने यह देखा था कि पूर्व में किस तरह से राजाओं की सनक कह लीजिए या निरंकुश सोच कह लीजिए, उसके आधार पर शासन का संचालन होता था और उसका क्या परिणाम देखने को मिला। अगर आप फ्रांस को देखें तो वहाँ पे आपने देखा है कि ऐसे शासक हुए जिनका मानना था कि मैं ही राज्य हूँ और यह इसलिए सही है क्योंकि ऐसा मैं सोचता हूँ। तो जो इस तरह की व्यवस्था होती है उस व्यवस्था में हमेशा जनता का शोषण होने की संभावना बनी रहती है। अंग्रेजी शासनकाल के दौरान भी ऐसा ही हो रहा था। वहाँ शासक वर्ग जो था, जो अंग्रेज था, वह अपनी इच्छा से भारतीयों के ऊपर व्यवस्थाओं को लादता था और हमें मजबूरी में उसका पालन करना पड़ता था। तो फिर हमने ये मांग रखी कि नहीं, भारत के शासन का संचालन जो है वह भारतीयों की इच्छा के अनुरूप होना चाहिए और इसके लिए एक संविधान का भी निर्माण होना चाहिए। तो जो पहली बार संविधान सभा की बात की गई वह 1934 में एमएन रॉय ने की। इन्होंने ही सबसे पहले कहा कि संविधान सभा के द्वारा संविधान का निर्माण होना चाहिए। बाद में इसे कांग्रेस ने अपना लिया। ठीक है, यानी कि कांग्रेस ने यह जो मांग है अपना ली और फिर कांग्रेस की भी यह डिमांड हो गई कि भारत के लोगों के लिए एक संविधान का निर्माण होना चाहिए और उस संविधान का निर्माण जो है वह भारतीयों द्वारा चुनी गई संविधान सभा के माध्यम से होना चाहिए। तो इस तरह से जो शुरुआती सोच थी वो उभरती है। जैसा कि मैंने आपको बताया 1934 में एमएन रॉय ने कहा कि संविधान सभा का निर्माण होना चाहिए संविधान निर्माण के लिए। कांग्रेस ने इसे बाद में अपना लिया। अब इतनी आसानी से अंग्रेज इस मांग को स्वीकार करने वाले नहीं थे, इसलिए ये लगातार मांग होती रही और परिस्थितियां कुछ ऐसी उभरी कि सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद 1946 में जो कैबिनेट मिशन प्लान बना उसमें जो है ये कहा गया कि संविधान सभा का गठन होगा। यानी कि जो मांग हमने
34 में रखी, उसे स्वीकृत होने में 46 तक का टाइम लगा और कैबिनेट मिशन योजना के द्वारा ये कहा गया कि संविधान सभा का निर्माण होगा। अब संविधान सभा का निर्माण कैसे होगा? तो इसके लिए सदस्यों का चुनाव जो हुआ, सदस्यों का जो चुनाव हुआ वह प्रांतीय विधानसभा, आप अवगत हैं कि इस समय प्रांतीय विधानसभा का चुनाव भी हुआ। तो प्रांतीय विधानसभा के सदस्यों द्वारा जो संविधान सभा है उसके सदस्यों का चुनाव किया गया। अर्थात जो लोग प्रांतीय विधानसभा के लिए चुने गए उन्होंने ही संविधान सभा के लिए सदस्यों का चुनाव किया। अर्थात यह एक अप्रत्यक्ष निर्वाचन था। तो इतना पहले आपने लिख लिया है, अगर नहीं लिखे हैं तो नोट कर लीजिए ताकि हम इसके आगे बढ़ते हैं। ठीक है, 1934 में संविधान सभा के निर्माण की मांग एम.एन. रॉय द्वारा की गई, जिसे कांग्रेस ने भी अपना लिया। इस मांग को कब स्वीकृति मिली है? 1946 में कैबिनेट मिशन योजना के द्वारा, और फिर कैबिनेट मिशन योजना के द्वारा ही संविधान सभा का निर्माण होता है। संविधान सभा के जो सदस्य हैं उनका चुनाव प्रांतीय विधानसभा के सदस्यों द्वारा होता है। अर्थात ये कैसी सभा थी? अप्रत्यक्ष रूप से चुनी गई, अप्रत्यक्ष। ठीक है, तो संविधान सभा जो है उसके सदस्यों का चुनाव कैसे हुआ? अप्रत्यक्ष रूप से हुआ। सीधे सीधे संविधान सभा के सदस्य नहीं चुने गए थे, उनका चुनाव विधानसभा के सदस्यों द्वारा हुआ। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब जब संविधान सभा का चुनाव हो जाता है तो इसकी पहली बैठक कब होती है? ठीक है, इसकी पहली बैठक कब होगी यह जानना है। तो देखिए, इसकी पहली बैठक जो होती है वह 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को होती है। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक होती है, और इस बैठक की अध्यक्षता किसके द्वारा की जाती है? जी, सच्चिदानंद सिन्हा बिहार से थे। ये बनते हैं प्रोटेम स्पीकर। ठीक है, क्यों? क्योंकि यह वरिष्ठतम सदस्य थे हमारी संविधान सभा के। तो इनका चुनाव होता है 9 तारीख को ही संविधान सभा की पहली बैठक में। उसके बाद इसके 2 दिन बाद अर्थात 11 दिसंबर 1946 को, 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अस्थायी अध्यक्ष चुने जाते हैं। ठीक है, आप जानते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बिहार के सिवान जिला अंतर्गत जीरादेई ग्राम के रहने वाले थे, और भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में इनका बड़ा ही महत्वपूर्ण योगदान रहा है। तो इनको जो है बनाया जाता है अस्थायी अध्यक्ष संविधान सभा का, और तारीख याद रखिएगा 11 दिसंबर 1946 को। तो 11 दिसंबर को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष बन जाते हैं। इसके बाद एक और महत्वपूर्ण घटना होती है 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को। ठीक है, अब जब संविधान सभा का गठन हो जाता है तो आखिर इस संविधान सभा का उद्देश्य क्या है? इसको भी स्थापित करना था। तो 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो कि हमारे स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री बने,
और संविधान सभा के महत्वपूर्ण सदस्यों में से थे। उन्होंने क्या पेश किया? उद्देश्य प्रस्ताव। ठीक है, तो संविधान सभा की बैठक शुरू होने के बाद 4 दिनों के बाद 13 दिसंबर को उद्देश्य प्रस्ताव आता है, जो कि पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। यहाँ तक आपने लिख लिया है? अगर लिख लिए हैं तो हम आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ठीक है, तो आप नोट कीजिए, इसके बाद जो है हम आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो 13 दिसंबर 1946 को जो उद्देश्य प्रस्ताव नेहरू जी द्वारा प्रस्तुत किया जाता है, उसे 22 जनवरी 1947 को मंजूरी मिलती है। ठीक है, यानी 13 तारीख को प्रस्तुत होता है और 1 महीने से ज़्यादा का समय लगता है, 1 महीने 9-10 दिन, और उसके बाद जो है यह प्रस्ताव जो है मंजूर हो जाता है। इस दौरान इस पर चर्चा होती है और ये जो उद्देश्य प्रस्ताव है ये आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है, इसे समझिए। क्योंकि यही उद्देश्य प्रस्ताव जो है यह भारतीय संविधान की प्रस्तावना का आधार है। ठीक है, तो ये जो उद्देश्य प्रस्ताव है यह बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि भारतीय संविधान जो है उसकी प्रस्तावना इसी पर आधारित है। ठीक, अब आते हैं 15 अगस्त 1947। देखिए, भारत के संविधान को लेकर के एक अक्सर शिकायत होती है कि संविधान सभा संप्रभु नहीं थी। इस बात में बहुत थोड़ी सत्यता है। दरअसल जब शुरुआत में संविधान सभा का गठन किया गया तो उसके पास संप्रभुता नहीं थी, लेकिन 15 अगस्त 1947 को जब देश आजाद होता है, इस दिन जो है संविधान सभा पूरी तरह से संप्रभु हो जाती है। ठीक है, और इसी संविधान सभा के द्वारा फिर हमारे संविधान का निर्माण किया जाता है। ठीक है ना, तो ये याद कर लीजिएगा कि संविधान सभा जो है ये संप्रभु हो जाएगी 15 अगस्त 1947 को। अब 15 अगस्त 1947 को जब हम आज़ाद होते हैं और संविधान सभा संप्रभु हो जाती है, उसके बाद एक और महत्वपूर्ण घटना होती है और ये होती है 29 अगस्त 1947 को। 29 अगस्त 1947 को, और ये क्या है, इसी दिन जो है ड्राफ्टिंग कमेटी का गठन होता है। ठीक है, ड्राफ्टिंग कमेटी गठित होती है और इसका अध्यक्ष किसको बनाया जाता है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। ठीक है, तो 29 अगस्त 1947 को ड्राफ्टिंग कमेटी का गठन होता है, जिसके अध्यक्ष बनते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। चूंकि डॉक्टर अंबेडकर की देखरेख में ही ड्राफ्टिंग कमेटी ने संविधान के सभी जो अनुच्छेद हैं उनका निर्माण किया था, उनके ऊपर चर्चा की थी, इसीलिए डॉक्टर अंबेडकर को फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि संविधान का जनक भी कहते हैं। ठीक है, इसके अलावा डॉक्टर अंबेडकर को अन्य किस नाम से जाना जाता है? आधुनिक मनु, क्योंकि मनु जो थे उन्होंने ही पहला विधान लिखा था, तो डॉक्टर अंबेडकर ने जब संविधान लिखा
तो इनको बहुत से लोगों ने आधुनिक मनु की संज्ञा दी। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि डॉक्टर अंबेडकर का बड़ा ही महत्वपूर्ण रोल था। चलिए अब इसके आगे 2 पॉइंट और है, वो हम लिखते हैं और फिर जो है ये चर्चा हम समाप्त करते हैं। क्योंकि वीडियो अगर बहुत लंबा हो जाता है तो फिर उसे अपलोड करने में थोड़ी समस्या आ रही है मुझे, तो इसलिए फ़िलहाल जो है मैं थोड़ा शॉर्ट वीडियो बनाता हूँ। ठीक, तो चलिए, जब एक बार ड्राफ्टिंग कमेटी भी बन जाती है उसके बाद लगभग 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन के अथक परिश्रम के पश्चात 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान पूरी तरह बन जाता है और इसी दिन इसे अपनाया भी जाता है। ठीक है, इस दिन इसे हमने अपनाया था, आत्मार्पित भी किया था और साथ ही अधिनियमित भी किया। लेकिन संविधान पूरी तरह से प्रभाव में आता है 26 जनवरी 1950 को। इस दिन हमारा संविधान पूरी तरह से लागू हो जाता है। और ऐसा क्यों है? दरअसल यह जो तिथि है 26 जनवरी, आपको पता है कि रावी के किनारे जब लाहौर अधिवेशन हुआ था तो 26 जनवरी को ही भारत के स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की थी। लेकिन आज़ादी तो चूंकि हमें 15 अगस्त को मिल गई, इसलिए इस महत्वपूर्ण ऐतिहासिक तिथि को भी महत्व देने के लिए हमने क्या किया कि संविधान को इस तिथि से लागू करने का निर्णय लिया और इसी दिन जो है हमारा संविधान पूरी तरह से लागू होता है। संविधान के लागू होने के साथ ही भारत जो है एक गणराज्य बन जाता है और इसके प्रथम राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि संविधान सभा के अध्यक्ष भी थे, वो कार्यभार संभालते हैं। ठीक, तो ये थी भारतीय संविधान के निर्माण की कहानी। मुझे उम्मीद है कि आपको चीज़ें स्पष्ट रूप से समझ में आ गई होंगी। अगर आपको कहीं कोई समस्या है तो आप कमेंट कर सकते हैं। वैसे तो मैं जब पढ़ा रहा था उस दौरान भी आपके काफ़ी कमेंट आए हैं, तो लगभग मैंने कोशिश की है कि सभी के उत्तर यहाँ दे दिए जाएं। इसके बावजूद अगर आपको लगता है कि कोई बात ऐसी रह गई है जो आप पूछना चाहते थे नहीं पूछ सके हैं, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं अगले वीडियो में उसका जवाब दूंगा। ठीक है, तो ये आप नोट कर लें। मैं आज की चर्चा को यहीं समाप्त करता हूं और जो नेक्स्ट पॉइंट है जिसमें हम यह बात करने वाले हैं भारतीय संविधान की मुख्य विशेषताएं, तो वो वीडियो भी आज या कल में अपलोड हो जाएगा, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ठीक है, चलिए, तो आज की चर्चा यहीं तक। वीडियोस बनाने हैं, फिल्मोरा है ना।